थिएटर से बाहर निकलते ही दिल भारी था, आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था। आखिर उस क्रूर औरंगजेब का क्या हुआ, जिसने हमारे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी? वो खुद कैसे मरा? क्या उसका हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने का सपना पूरा हुआ? फिल्म कैसी लगी, इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है। किसी को विजुअल्स ने प्रभावित किया, किसी को बैकग्राउंड म्यूजिक ने झकझोर दिया और किसी को विक्की कौशल की एक्टिंग ने अंदर तक हिला दिया। लेकिन जब ऐसी ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत ओपिनियन से ऊपर उठकर इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारा गौरवशाली इतिहास है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। पर सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब कुछ लोग इसे इस्लामोफोबिक बताने लगे। बोले कि फिल्म में घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि असलियत इससे भी कहीं ज्यादा भयावह थी। अगर असली इतिहास को पर्दे पर जस का तस उतार दिया जाता तो शायद थिएटर में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। कई तो इसे सह भी नहीं पाते। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर औरंगजेब का क्या हुआ? क्या उसने अपने मंसूबे पूरे कर लिए? क्या वह दिल्ली लौट सका, या फिर नियति ने उसका ऐसा अंत लिखा था जिसकी कल्पना खुद उसने भी नहीं की होगी? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जानेंगे कि कैसे छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। कैसे वह अत्याचारी जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देख रहा था, अंत में खुद टूटा, बिखरा और इतिहास में एक नामुराद शिकस्त बनकर रह गया। और सबसे बड़ी विडंबना, जिस मिट्टी को वह कभी घुटनों पर लाना चाहता था, उसी महाराष्ट्र की धूल में उसकी कब्र खोद दी गई। क्योंकि यह देवभूमि है। यहां धर्म, शौर्य और बलिदान को मिटाने चला हर आक्रांता खुद ही मिट जाता है। जो लोग फिल्म देख चुके हैं उन्हें पता होगा कि कैसे छत्रपति श्री संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया और फिर 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं। आपने देखा होगा कि उन्हें बेड़ियों में जकड़कर किस तरह क्रूरता से प्रताड़ित किया गया। फिल्म में कुछ दृश्य दिखाए गए, नाखून उखाड़ना, जलती हुई सरियों से आंखों को भेदना, लेकिन जो हुआ था वो इससे भी ज्यादा भयावह था। इतना भयावह कि उसे पर्दे पर उतारना भी मुमकिन नहीं था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 12 मार्च 1689 छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद उनकी माता महारानी येसुबाई ने उनके छोटे भाई राजा राम को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति घोषित किया। आप सोच सकते हैं कि महाराज संभाजी ने कितनी दूरदर्शिता दिखाई थी जब वे राजा राम को पहले ही रायगढ़ के सुरक्षित किले में छोड़ गए थे। लेकिन नियति इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ 13 दिन बाद 25 मार्च 1689 को मुगल सेना रायगढ़ के किले पर हमला कर देती है। अभी अभी मराठाओं को उनका नया छत्रपति मिला था और इतने कम समय में ही उन्हें एक और संकट का सामना करना पड़ गया। यह वह समय था जब मराठाओं को स्थिरता की सख्त जरूरत थी। ऐसे में महारानी येसुबाई ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने छत्रपति राजा राम को रायगढ़ छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि आप पकड़े गए तो हमारा हिंदवी स्वराज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मराठाओं की यह ज्वाला बुझने नहीं दी जा सकती। और इसी के साथ राजा राम किले से निकल पड़े और दूसरी ओर महारानी येसुबाई पीछे रहकर किले की रक्षा में जुट गईं। 6 महीने तक उन्होंने और उनकी सेना ने मुगलों को रायगढ़ में घुसने नहीं दिया। लेकिन फिर वही हुआ जो हर युद्ध में होता आया है, गद्दारी। फोर्ट की रक्षा कर रहे सूर्याजी पिसाल मुगलों से जा मिले और उन्होंने गढ़ की सुरक्षा भेज दी। बस यही वह क्षण था जब रायगढ़ का पतन हो गया। औरंगजेब अब छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू राजे को अपनी कैद में ले लेता है, परंतु उन्हें मारता नहीं। अब सवाल यह था, क्या यह खेल यहीं खत्म हुआ या फिर मराठाओं की यह चिंगारी एक दिन ऐसा तूफान बनेगी जो पूरे मुगल साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी? इसका जवाब वही इतिहास देता है जिसने देखा कि मुगलों का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया, लेकिन मराठाओं का स्वराज्य अंततः फिर से खड़ा हुआ। अब आप सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा, आखिर औरंगजेब ने महारानी येसुबाई और शाहू राजे को जिंदा क्यों रखा?
क्या उसके अंदर अचानक दया जाग गई थी? क्या वह नरमी दिखाने लगा था? लेकिन औरंगजेब और दया, ये तो वैसा ही है जैसे आग में ठंडक तलाशना। ये वही औरंगजेब था जिसने अपने ही पिता शाहजहां को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, जिसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कटवाकर उसे तश्तरी में सजाकर भेजा, जिसने अपने सगे बेटे को कैद में तिल तिल कर मरने दिया ताकि कोई उसका तख्त छीन न सके। क्या ऐसा इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन के परिवार को सिर्फ रहम में छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब के लिए हर इंसान सिर्फ एक मोहरा था, कोई प्यादा, कोई वजीर। और शतरंज के इस खेल में वह सिर्फ अपने तख्त को बचाने के लिए चालें चलता था। महारानी येसुबाई और शाहू राजे को जिंदा रखना भी उसकी एक गहरी साजिश थी। लेकिन वह चाल क्या थी, इसका जवाब तो आगे मिलेगा। पर पहले समझिए कि जब औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तो उसे लगा कि अब पूरा दक्कन उसके पैरों तले होगा। लेकिन वह भूल गया था कि उसने सिर्फ एक किला जीता था, दिल नहीं। जिस क्रूरता से उसने छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं देकर शहीद किया था, उसने मराठों के खून में आग भर दी थी। जो मराठे अब तक बंटे हुए थे वो अब एकजुट हो गए। जिनकी तलवारें अब तक अपने अपने हितों के लिए उठ रही थीं, वे अब एक ही मकसद के लिए चमकने लगी, बदला। और यही बदले की आग थी जिसने मुगलिया ताकत की जड़ों को हिला दिया। छत्रपति राजाराम अब मुगलों से बचते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। पहले प्रतापगढ़, फिर विशालगढ़, लेकिन मुगलों की सेना उनके पीछे थी और उसकी कमान संभाल रहा था जुल्फिकार खान। यह वही जुल्फिकार खान था जिसने मराठाओं को खत्म करने की कसम खा रखी थी। उसने रास्ते में पन्हाला किले पर हमला किया और उसे जीत भी लिया। लेकिन उसका असली मकसद था छत्रपति राजाराम को पकड़ना। वो विशालगढ़ की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मुगलों की तोपें गरजतीं, छत्रपति राजाराम वहां से निकल चुके थे। यह सिर्फ एक भागना नहीं था, यह रणनीति थी। अंततः वह तमिलनाडु के जिंजी किले में पहुंचे, एक अभेद्य किला जिसने मराठाओं को एक नया ठिकाना दिया। और यहीं से उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। अब तक मुगलों को लगने लगा था कि मराठा खत्म हो चुके हैं। उन्हें लगा था कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य ढह जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी पलटने वाली थी। मराठाओं की हार नहीं हुई थी, बस अब उनका कमबैक शुरू हो रहा था। संगमेश्वर की उस काली रात के बाद, जहां छत्रपति संभाजी महाराज को छलपूर्वक पकड़ लिया गया था, मराठाओं का हौसला तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई थी। मुगलों को लगा था कि अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मराठा कभी हारते नहीं, बल्कि हर चोट के बाद और ताकतवर होकर लौटते हैं। किले के भीतर हलचल मची थी, माहौल में बेचैनी थी। छत्रपति राजाराम जी गहरे विचारों में डूबे थे। उनके सामने संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव और बाकी मराठा सरदार खड़े थे। राजाराम जी ने भारी आवाज में कहा, संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। हम यहां रुके तो मुगल हमें खत्म कर देंगे। संताजी घोरपड़े ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन महाराज, हम रायगढ़ नहीं छोड़ सकते, ये हमारा गढ़ है। धनाजी जाधव आगे बढ़े और बोले, युद्ध छेड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। अगर आप यहां रुके तो हम मराठाओं का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। हमें युद्ध भूमि को बदलना होगा। राजाराम जी ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, रायगढ़ को बचाने के लिए हमें इसे छोड़ना होगा। मैं दक्षिण जाऊंगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। इधर औरंगजेब रायगढ़ जीतने के बाद उत्साहित था। उसने अपने दरबार में घोषणा की, मराठे अब खत्म, हिंदुस्तान पर मेरा पूरा कब्जा होगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सोचा कि अगर वो महारानी येसुबाई और शाहू राजे को जिंदा रखेगा तो मराठे खुद हार मान लेंगे। एक मंत्री ने पूछा, जहां पनाह, संभाजी को मार दिया, लेकिन इन दोनों को क्यों छोड़ रहे हैं? औरंगजेब ने क्रूर हंसी हंसी और कहा, अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मराठे और भड़केंगे, लेकिन अगर इन्हें कैद कर लिया तो उनमें फूट डालना आसान होगा। मुगलों की यह चाल बहुत खतरनाक थी। वो जानते थे कि अगर शाहू राजे को अपनी ओर कर लिया गया तो मराठाओं के बीच ही झगड़े शुरू हो सकते हैं। इधर राजाराम जी ने रायगढ़ छोड़ दिया और मुगलों की नाक के नीचे से निकलकर विशालगढ़ पहुंचे। लेकिन मुगलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जुल्फिकार खान
हर तरफ से हमला कर रहा था। धनाजी जाधव ने कहा, महाराज, यहां रुकना ठीक नहीं, हमें और आगे बढ़ना होगा। राजा राम जी ने सिर हिलाया और कहा, हमेशा जीतने के लिए कुछ कदम पीछे हटना भी पड़ता है। विशालगढ़ छोड़ो, आगे बढ़ो। मराठा सेना आगे बढ़ी। प्रतापगढ़ और विशालगढ़ के किले उनके हाथ से निकलते गए। मुगलों ने पन्हाला का किला भी जीत लिया, लेकिन राजा राम जी एक के बाद एक युद्ध भूमि बदलते रहे ताकि मुगलों को कभी स्थिरता न मिले। आखिरकार वह तमिलनाडु के जिंजी किले में पहुंचे। एक मराठा सरदार ने कहा, महाराज, अब हम यहां सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक? राजा राम जी मुस्कुराए और बोले, युद्ध कभी खत्म नहीं होता। हम यहीं से औरंगजेब की तबाही की शुरुआत करेंगे। अब मराठा रणनीति बदल गई थी। राजा राम जी जिंजी किले से योजनाएं बना रहे थे और उनकी सेना गोरिल्ला युद्ध शुरू कर चुकी थी। संताजी घोरपड़े ने युद्ध का बिगुल बजाया और कहा, अब हम मुगलों को चैन से नहीं रहने देंगे। धनाजी जाधव ने हंसते हुए तलवार खींची, हम दिन में नहीं, रात को लड़ेंगे। मुगलों को लगना चाहिए कि मराठे हवा में घुल गए हैं। अब क्या हुआ? एक मराठों ने मुगल सेना की सप्लाई चेन तोड़नी शुरू कर दी। 2 महाराष्ट्र और कर्नाटक की मुगल सेनाओं के बीच समन्वय खत्म कर दिया। 3 मराठा नौसेना ने सूरत के समुद्री रास्तों को काट दिया, जिससे राशन और हथियार मुगलों तक नहीं पहुंच सके। मुगल अब 2 भागों में फंस चुके थे, महाराष्ट्र में अलग, कर्नाटक में अलग। उनके सैनिक थक चुके थे, सप्लाई खत्म हो रही थी और मराठे हर रोज किसी न किसी जगह से हमला कर रहे थे। एक मुगल सेनापति ने औरंगजेब से कहा, जहां अपना मराठे रुक नहीं रहे, हर रात हमें मारकर चले जाते हैं। औरंगजेब गुस्से में चिल्लाया, यह कैसे मुमकिन है? मराठे तो खत्म हो चुके थे। लेकिन हकीकत यह थी कि मराठे खत्म नहीं हुए थे, बल्कि अब वे और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। औरंगजेब ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मराठों को नहीं हरा पाया। मराठा योद्धाओं ने गोरिल्ला युद्ध में उसे निचोड़ दिया। 1707 में औरंगजेब मरा, लेकिन मराठे जिंदा रहे। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह आग जो औरंगजेब बुझाना चाहता था, अब पूरे हिंदुस्तान में जल उठी थी। एक मराठा सैनिक ने ऊंची आवाज में कहा, संभाजी महाराज मरे नहीं, वे अमर हो गए। हर हर महादेव की गूंज अब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में सुनाई देने लगी थी। और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का असली उत्थान। वो सर्दी भरी रात थी, 14 दिसंबर 1692। मुगलों को लग रहा था कि संताजी घोरपड़े को हराना आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मराठाओं का असली युद्ध मैदान वहीं था, जहां उनके दुश्मन सबसे कमजोर पड़ते थे। मुगल सेनापति अली मर्दान खान, जो खुद को अपराजेय समझता था, संताजी के सामने कुछ ही घंटों में घुटनों पर था। घोड़े दौड़ते रहे, तलवारें चमकती रहीं और मराठाओं की सेना ने चारों तरफ से मुगलों को घेर लिया। आज का युद्ध नहीं, यह मुगलों के पतन की शुरुआत है। संताजी ने घोड़े की लगाम खींची और गरजते हुए बोले, अली मर्दान खान की सेना देख ही नहीं पाई कि हमला किस तरफ से हुआ। मराठाओं ने हर दिशा से ऐसा हमला किया कि मुगल सैनिकों के पास भागने तक की जगह नहीं बची। कुछ ही देर में अली मर्दान खान को जिंजी किले में बंदी बना लिया गया और जैसे ही यह खबर जुल्फिकार खान तक पहुंची, उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन जुल्फिकार खान को अभी असली तूफान का अंदाजा भी नहीं था। संताजी और धनाजी ने दिसंबर 1692 में ही जुल्फिकार खान की सेना पर धावा बोल दिया। यह कोई मामूली हार नहीं थी, बल्कि ऐसी तबाही थी कि जुल्फिकार खान को खुद मराठाओं से शांति समझौते की याचिका दायर करनी पड़ी। अब मुगलों को मराठों की असली ताकत समझ आ रही होगी, धनाजी जाधव ने तलवार घुमाते हुए कहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। संताजी मुस्कुराए और बोले, अब मराठाओं की गूंज हर तरफ थी। संताजी घोरपड़े की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि कासिम खान ने चित्रदुर्ग के डोडेरी के मुगल किले में छिपने में ही भलाई समझी। लेकिन संताजी ने इसे बख्शने का इरादा नहीं किया। उन्होंने पहले उस किले की सारी सप्लाई चेन काट दी। कोई राशन नहीं, कोई मदद नहीं। मुगल सेना अंदर बैठी भूख से तड़प रही थी। हालात इतने खराब हो गए कि सैनिक जानवरों तक को खाने लगे। अगर हमने यहां से निकलने की कोशिश की तो संताजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक मुगल सैनिक कांपती आवाज में बोला। और यही हुआ। कासिम खान को समझ आ चुका था
कि अब बाहर निकलने का मतलब है मौत। उसने लड़ने की बजाय किले के अंदर ही फांसी लगाकर जान दे दी। मुगल सेना बड़ी थी, लेकिन उसकी ताकत थी हाथी और तोपे। लेकिन पहाड़ियों में ये सब बेकार थे। झिंजी की पहाड़ियों में मराठों का असली खेल शुरू हुआ। घुड़सवार और गोरिल्ला वॉरफेयर ही यहां चल सकता था, और यही संताजी और धनाजी की सबसे बड़ी ताकत थी। मुगलों को समझ ही नहीं आता था कि हमला किस तरफ से होगा। ये मराठे हैं या कोई साया, हमें दिखते ही नहीं और हमला कर देते हैं, एक मुगल जनरल चिल्लाया। 3 बार मुगल सेना ने झिंजी किले को जीतने की कोशिश की, तीनों बार नाकाम रही। लेकिन 8 जनवरी 1698 वो दिन आया जब आखिरकार मुगल सेना ने पूरी ताकत के साथ झिंजी किले पर चढ़ाई कर दी। लेकिन छत्रपति राजाराम जी इस हमले के लिए पहले से तैयार थे। जहां संताजी और धनाजी लड़ाई में डटे थे, वहीं दूसरी ओर शिर्के परिवार, जो पहले छत्रपति संभाजी महाराज के समय में गद्दारी कर चुका था, इस बार मदद के लिए आगे आया। मराठा साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए हमें हर कीमत चुकानी होगी। राजा राम जी ने संताजी की ओर देखा और कहा। शिर्के परिवार ने राजा राम जी को पहले मुगल शिविर में छिपाया, फिर उन्हें बलौर और विशालगढ़ जाने के लिए घोड़े दिए। मुगल सेना झिंजी पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन मराठों का हौसला अब भी बुलंद था। अब तक 20 साल हो चुके थे और मुगलों की आधी संपत्ति इस युद्ध में नष्ट हो चुकी थी। जहां पनाह, मराठों से लड़ते लड़ते हमारी सेना खत्म हो रही है, हमें अब लौट जाना चाहिए, एक मुगल सेनापति ने औरंगजेब से कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां एक तरफ मराठे हर जीत के साथ और मजबूत हो रहे थे, वहीं 1698 में संताजी की हत्या कर दी गई। यह मराठों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी गूंज इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि अब मराठा योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। और यही संघर्ष वो चिंगारी बना जिसने आगे जाकर मराठों को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। औरंगजेब सोच में डूबा था। उसे लग रहा था कि अब भी एक आखिरी मौका है। संताजी के जाने के बाद मराठों को हराया जा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मराठों की असली ताकत सिर्फ उनके सेनापति नहीं, बल्कि उनकी जंगजू रूह थी। छत्रपति राजाराम जी ने धनाजी जाधव को मराठा सेना का नया सेनापति नियुक्त किया। फिर सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया। पुणे और नासिक की धरती एक बार फिर भगवा ध्वज से गूंज उठी। ये मुगल समझते हैं कि मराठों का अंत हो गया, अब देखो हम कैसे उनकी नींव हिला देते हैं। धनाजी ने तलवार खींची और अपनी सेना को ललकारा। मराठों की यह जीत औरंगजेब के लिए बड़ा झटका थी, लेकिन अप्रैल 1700 में संतों की धरती सतारा मराठों के हाथों से निकल गई। इसी साल जब मराठों को और मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, छत्रपति राजाराम जी एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए सिंहगढ़ किले में चल बसे। महल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब सिंहासन पर टिक गईं। छत्रपति राजाराम जी के पुत्र शिवाजी द्वितीय मात्र 4 साल के थे। इस संकट के समय महारानी ताराबाई ने आगे बढ़कर सिंहासन की बागडोर संभाली। जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक कोई हमारे स्वराज्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ताराबाई की आंखों में तेज था। औरंगजेब को जैसे ही यह खबर मिली कि अब मराठा साम्राज्य की कमान एक स्त्री के हाथ में है, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब समय आ गया है मराठों को हमेशा के लिए मिटाने का, उसने अपने सेनापतियों से कहा। लेकिन उसकी अपनी ही सेना अब उसके खिलाफ थी। जहां पनाह, हमें अब लौट जाना चाहिए। हमारे पास न पैसे हैं, न ही सेना की इच्छा शक्ति, एक मुगल सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन औरंगजेब नहीं माना। उसने पूरे दक्कन पर आखिरी हमला करने का फैसला किया। उधर ताराबाई यह समझ चुकी थी कि मुगलों को सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी हराया जा सकता है। मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे रिश्वत देकर दुश्मन को अपनी तरफ मिला लेते थे। इस बार यही चाल हम उन पर चलेंगे, उन्होंने दरबार में घोषणा की। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों के ही कई सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, उन्हें धन, भोजन और सुरक्षा का भरोसा दिया। इधर मराठों ने 1705 में भोपाल और भरूच पर कब्जा कर लिया। अब मुगल हमारी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मराठा सेनापति हंसते हुए बोले। 1706 तक मराठों ने कई और प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। औरंगजेब को अब समझ में आ चुका था कि यह जंग वह जीत नहीं सकता।
अब हमें लौट जाना चाहिए। मुगल सेना में कानाफूसी होने लगी, लेकिन औरंगजेब अब इतनी दूर आकर वापस नहीं जा सकता था। वो महाराष्ट्र की धरती को छोड़ना नहीं चाहता था, पर इतिहास ने उसकी कहानी कुछ और ही लिखी थी। 21 फरवरी 1707 की रात वही औरंगजेब जो कभी पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, अब एक बीमार और हारा हुआ बूढ़ा आदमी बन चुका था। दिल्ली जाने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। वह मराठों की ही धरती पर हमेशा के लिए दफन हो गया। जो सम्राट दूसरों को सिर्फ अपने प्यादों की तरह देखता था, वही अपनी आखिरी सांसों में इस डर में जी रहा था कि उसके बाद मुगल साम्राज्य टिक भी पाएगा या नहीं। 1707 का साल था। दिल्ली के तख्त पर अब औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम बैठ चुका था, मगर उसकी एक चाल बाकी थी। उसने साहू राजे को जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन महारानी यशोबाई को कैद में ही रखा। इसके पीछे उसकी साजिश थी। भले ही मुगल मराठा साम्राज्य को पूरी तरह जीत न पाए, लेकिन जो भी अगला मराठा छत्रपति बने वो उनकी उंगलियों पर नाचता रहे। जब साहू राजे ने मराठा साम्राज्य की गद्दी पर अपना दावा ठोका, तो राजमाता ताराबाई के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। मराठा दरबार में खलबली मच गई। मराठों की एकता से ही हमारा स्वराज्य बचा रहेगा, एक बुजुर्ग सरदार ने दरबार में आवाज उठाई। कई सरदार इस संघर्ष से ऊपर उठकर सोचने लगे। मराठों ने समझदारी से काम लिया और अंततः साहू राजे को छत्रपति घोषित कर दिया गया। अब हालात बदल चुके थे। साहू महाराज के शासन में मुगलों की शक्ति और भी कमजोर पड़ने लगी। मुगलों की जड़ें धीरे धीरे उखड़ रही थी। 4 जुलाई 1719 को मराठों ने आखिरकार एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने बहादुर शाह की कैद से महारानी यशोबाई को जीवित छुड़ा लिया। यही था मराठों के जबरदस्त कमबैक का वक्त। लेकिन उधर औरंगजेब की हालत क्या थी? वह अब 86 साल का हो चुका था। कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला यह बादशाह अब महज एक बूढ़ा, थका हुआ और टूटा हुआ आदमी रह गया था। मैंने दक्कन को जीतने की कसम खाई थी, पर यह धरती मेरी सबसे बड़ी हार बन गई। वह बड़बड़ाया। अपने जीवन के आखिरी 24 साल उसने दक्कन में झोंक दिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि अब उसे वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, तो नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। काफिला दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कृष्णा नदी के किनारे देवापुर पहुंचते ही औरंगजेब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शाही खेमे में अफरा तफरी मच गई। जहां पनाह की हालत ठीक नहीं है, हकीम घबरा गया, मगर अब कोई दवा असर करने वाली नहीं थी। वह शासक जिसने हिंदुस्तान पर दशकों तक हुकूमत की, अब उसी धरती पर एक हारा हुआ इंसान बन चुका था। उसकी आखिरी तमन्ना दिल्ली लौटने की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। औरंगजेब की हालत अब लगातार बिगड़ रही थी। 6 महीने तक वह अपनी ही बीमारी से जूझता रहा। कभी थोड़ा संभलता तो कभी फिर बेहोश हो जाता।